नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे संयुक्त परिवार में संजना दी सबसे बड़ी थी। बड़ी होने के साथ लीडरशिप की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। इसलिए हम सब भाई बहन उनके आगे पीछे घूमते रहते थे और वे निर्देश देती कि अब क्या करना है। वे जो कह दें वही हम सब के लिए एक आदर्श वाक्य होता था। सबसे पहले उन्होंने साइकिल चलानी सीखी, फिर हम सबको एकाएक करके सिखाया। वैसे भी चाहे खेल का मैदान हो या पढ़ाई लिखाई या स्कूल की कोई अन्य गतिविधि, दीदी सब में अव्वल ही रहती थी। इसी वजह से हमेशा अपनी कक्षा की मॉनिटर भी वही रही। हाँ, घरेलू कामकाज जैसे खाना बनाना या सिलाई बुनाई में दीदी को ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उनकी माँ यानी मेरी ताई जी की डांट उन पर अक्सर पड़ती रहती थी, पर इस डांट डपट का कोई असर उन पर होता नहीं था। मुझसे तो 8-10 साल बड़ी थी वे, इसलिए मैं तो एक प्रकार से उनकी चमची ही थी। मुझसे वे लाड़ भी बहुत करती थी। कभी कभी तो मेरा होमवर्क तक कर देती थी। कहती, चल तू थक गई होगी रितु, तेरा क्लास वर्क मैं कर देती हूँ, फिर तू भी खेलने चलना। बस मैं तो निहाल हो जाती। इस बात की भी चिंता नहीं रहती कि स्कूल में टीचर दीदी की हैंडराइटिंग देखकर मुझे डांटेंगी। पर उस उम्र में इतनी समझ भी कहाँ थी। हंसते खेलते हम भाई बहन बड़े हो रहे थे। दीदी तब कॉलेज में बीए कर रही थी कि ताऊ जी को उनके विवाह की फिक्र होने लगी। ताऊ जी व दादी जी की इच्छा थी कि सही उम्र में विवाह हो जाना चाहिए। लड़कियों को अधिक पढ़ाने से क्या फ़ायदा। फिर अभी इस उम्र में तो सब लड़कियां अच्छी लगती हैं, इसलिए लड़का भी आसानी से मिल जाएगा। वैसे दीदी थी तो स्मार्ट, पर रंग थोड़ा दबा होने की वजह से 2 जगहों से रिश्ते वापस हो चुके थे। दीदी का मन अभी आगे पढ़ने का था, पर बड़ों के आगे उनकी एक न चली। एक अच्छा वर देखकर दादाजी ने उनका संबंध तय कर दिया। सुनील जीजाजी अच्छी सरकारी नौकरी में थे, संपन्न परिवार था। बस ताऊजी और दादाजी को और क्या चाहिए था। दीदी बीए का इम्तिहान भी नहीं दे पाई थी कि उनका विवाह हो गया। घर में पहली शादी थी तो खूब धूमधाम रही, गाना बजाना दावतें सब चली और आखिरकार दीदी विदा हो गई। सबसे अधिक दुख दीदी से बिछड़ने का मुझे था। मैं जैसे एकदम अकेली हो गई। फिर कुछ दिनों बाद चाचा के बेटे रोहित को विदेश में स्कॉलरशिप मिली थी, बाहर जाकर पढ़ाई करने की, तो घर में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। दीदी को भी ससुराल से लाने के लिए भैया को भेजा गया, पर ससुराल वालों ने कह दिया कि ऐसे छोटे मोटे समारोह के लिए बहू को नहीं भेजेंगे, और अभी अभी तो आई ही है। हम लोग मायूस तो थे ही, ऊपर से भैया ने जो उनकी ससुराल का वर्णन किया उससे और भी दुखी हो गए। अरे, हमारी संजना दी को ताऊ जी ने पता नहीं कैसे घर में ब्याह दिया। हमारी दी जो फर्राटे से शहर भर में स्कूटर पर घूम आती थी, वो वहाँ घूंघट में कैद है। इतना बड़ा घर, ढेर सारे लोग, मैं तो खुलकर दीदी से बात भी नहीं कर पाया। अच्छा, तो क्या सभी ससुरालें ऐसी ही होती हैं? मेरे सपनों को जैसे एक आघात लगा था। मैं तो सोच रही थी कि वहाँ ताई जी माँ जैसे डांटने वाले या टोकने वाले लोग तो होंगे नहीं। आराम से जीजा जी के साथ घूमती फिरती होंगी, खूब मज़े होंगे। मन हुआ कि जल्दी ही दीदी से मिलूं और पूछूं कि आप तो पर्दे घूंघट सबके इतने खिलाफ थी, इतने लेक्चर देती थी, अब क्या हुआ? फिर कुछ ही दिनों बाद जीजा जी को किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में महीने भर के लिए बेंगलुरु जाना था, तो दीदी जिद करके मायके आ गई। मैं तो उन्हें देखते ही चौंक गई। इतनी दुबली और काली लगने लगी थी। माँ ने तो कह भी दिया था, अरे संजना बेटा, लड़कियां तो ससुराल जाकर अच्छी सेहत बनाकर आती हैं, पर तुझे क्या हुआ? पर धीरे धीरे पता चला कि ससुराल वाले उनसे खुश नहीं हैं। सास तो अक्सर ताना देती रहती है कि पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, इसके घर के कामकाज तक नहीं सिखाए, 4 लोगों का खाना तक नहीं बना सकती ये बहू। अब इसकी पढ़ाई को क्या हम चाटें? माँ, मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी, मेरा वहाँ दम घुटता है। सास के साथ ये भी हरदम डांटते रहते हैं और मेरी कमियाँ निकालते हैं। एक दिन रोते हुए वे ताई जी से कह रही थी, तो मैंने भी सुन लिया, पर ताई जी ने उल्टा उन्हें ही डांटा। पागल हो गई है क्या? ससुराल छोड़कर यहाँ रहेगी? समाज में हमारी थू थू कराने आई है? अरे, हमें अभी अपनी और लड़कियां भी ब्यानी हैं। कौन ब्याएगा फिर रंजना और वंदना को, बता?
इधर माँ ने भी दीदी को समझाया, देख बेटा, हम तो पहले ही कहते थे कि घर के काम काज सीख ले, ससुराल में सबसे पहले यही देखा जाता है। पर कोई बात नहीं, अभी कौन सी उम्र निकल गई है, अब सिखाए देते हैं। अच्छा खाना बनाएगी, सलीके से घर रखेगी तो सास भी खुश होगी और हमारे जमाई जी भी। दीदी के ना नुकुर करने पर भी माँ उन्हें जबरन चौके में ले जाती और तरह तरह के व्यंजन, आचार आदि बनाने की शिक्षा देती। हम लोग सोचते ही रह जाते कि कब दीदी को समय मिलेगा और हम लोगों के साथ हंसेगी, खेलेगी, बोलेगी। 1 महीना कब निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। जीजा जी आकर दीदी को विदा करा के ले गए। मैं फिर सोचती, पता नहीं हमारी दीदी के साथ ससुराल में कैसा सुलूक होता होगा। फिर पढ़ाई का बोझ दिनों दिन बढ़ता गया और दीदी की यादें कुछ कम हो गईं। 2 वर्षों बाद भैया की शादी में दीदी और जीजा जी भी आए थे, पर अब दीदी का हुलिया भी बदला हुआ था। वैसे सेहत पहले से बेहतर हो गई थी, पर वे हर समय साड़ी में सिर ढके रहती। दीदी, ये तुम्हारी ससुराल थोड़े ही है, जो चाहे वो पहनो। मुझसे रहा नहीं गया और कह दिया, देख रितु, तेरे जीजा जी को जो पसंद है वही तो करना चाहिए ना मुझे। अब अगर उन्हें पसंद है कि मैं साड़ी पहनूं, सिर ढककर रहूं, तो वही सही। अच्छा, इतनी आज्ञाकारिणी कब से हो गई हो? मैंने चिढ़कर कहा। होना पड़ता है बहना, घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को बदलना भी पड़ता है। ये सब बातें तुम सब समझोगी जब तेरी शादी हो जाएगी, कहकर दीदी ने बात बदल दी। पर मैं देख रही थी कि दीदी हर समय जीजा जी के ही कामों में लगी रहती। उनके लिए अलग से चाय खुद बनाती, खाना बनता तो गरम रोटी सीखते ही पहले जीजा जी की थाली खुद ही लगा कर ले जाती। कभी उनके लिए गरम नाश्ता बना रही होती तो कभी उनके कपड़े निकाल रही होती। इस प्रकार से जैसे वे पति के प्रति पूर्ण समर्पित हो गई थी। जीजा जी भी हर काम के लिए उन्हें ही आवाज़ देते, संजू मेरी फला चीज़ कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। माँ ताई जी तो बहुत खुश थी कि हमारी संजना ने आखिरकार ससुराल में अपना स्थान बना ही लिया। मैं अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। 2 वर्षों के लिए जिद करके हॉस्टल में रहने चली गई थी। बीच में दीदी मायके आई होंगी, पर मेरा उनसे मिलना हुआ नहीं। एक बार फिर छुट्टियों में मैं उनकी ससुराल जाकर ही उनसे मिली थी। अब तो दीदी के दोनों जेठों ने अलग घर बना लिए थे। सास बड़े जेठ के पास रहती थी। इतने बड़े घर में दीदी, जीजा जी और उनके दोनों बच्चे ही थे। दीदी, अब तो आप आराम से अपने हिसाब से जी सकती हो और अपने शौक भी पूरे कर सकती हो। मैंने उन्हें इस बार भी हरदम सिर ढके देखकर कह ही दिया, देख रितु, मैं अब अच्छी तरह समझ गई हूँ कि अगर मुझे इस घर में शांति बनाए रखनी है तो मुझे तेरे जीजा जी के हिसाब से ही अपने आप को डालना होगा। तभी ये मुझसे खुश रह सकते हैं। ये एक परंपरागत परिवार से जुड़े रहे हैं तो जाहिर है कि सोच भी उसी तरीके की है। ये सच भी था कि दीदी ने अपने आप को जीजा जी की रुचि के अनुसार ढाल लिया था। वैसे घर में काफ़ी नौकर चाकर थे, पर चूंकि जीजा जी किसी के हाथ का बना खाना खाते नहीं थे, इसलिए दीदी स्वयं ही दोनों समय का खाना, यहाँ तक कि नाश्ता तक स्वयं बनाती। और तो और पूरा घर भी जीजा जी की रुचि के अनुसार ही सजा हुआ था। घर में ढेरों पुस्तकें, कई महापुरुषों के फोटो हर कमरे में थे। अब तो आसपास के लोग भी इस जोड़े को आदर्श जोड़े का नाम देने लगे थे। शादी के बाद मैं पति के साथ अमेरिका चली गई, देश की धरती से दूर। 1-2 साल में कभी कुछ दिनों के लिए भारत आती तो भी दीदी से कभी 2-4 दिनों के लिए ही मिलना हुआ और कभी नहीं। हाँ, ये अवश्य था कि अगर मैं कभी अपने पति सुभाष की कोई शिकायत माँ से करती तो वे फौरन कहती, अपनी संजना दीदी को देख, कैसे बदला है उसने अपने आप को, कैसे सुनील जी लट्टू हैं उन पर। अरे तुझे तो सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, आज़ादी के माहौल में रह रही है, फिर भी शिकायतें। मैं सोचती कि भले ही मैं अमेरिका में हूँ, पर पुरुष मानसिकता जो भारत में है वही इनकी अमेरिका में भी है। अब मैं कहाँ तक अपने आप को बदलूं, आखिर इन्हें भी तो कुछ बदलना चाहिए। बस ऐसे ही खट्टी मीठी यादों के साथ ज़िंदगी चल रही थी। फिर अचानक ही दुखद समाचार मिला सुनील जीजा जी के निधन का। मैं तो हतप्रभ रह गई। दीदी की शक्ल जैसे मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं पा रही थी।
कैसे संभाला होगा उन्होंने अपने आप को। वे तो पूरी तरह से पति की अनुगामिनी बन चुकी थी। भारत में होती तो अभी उनके पास पहुंच जाती। फिर किसी प्रकार 6 महीने बाद आने का प्रोग्राम बना। सोचा कि पहले कोलकाता जाऊंगी दीदी के पास, बाद में भोपाल अपनी ससुराल और फिर ग्वालियर अपने मायके। दीदी को फ़ोन पर मैंने अपने आने की सूचना भी दे दी और कह भी दिया था कि आप चिंता न करें, मैं टैक्सी लेकर घर पहुंच जाऊंगी। अब अकेले आने जाने का अच्छा अभ्यास है मुझे। ठीक है रितु, दीदी ने कहा, पर रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि दीदी का सामना कैसे करूंगी, सांत्वना के 2 शब्द उन्हें कैसे दूंगी। वे तो इतनी अधिक पति के प्रति समर्पित रही हैं कि क्या उनके बिना जी पाएंगी। जितना मैं सोचती उतना ही मन बेचैन होता रहता। पर कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंचकर तो मैं चौंक ही गई। दीदी खड़ी थी सामने ड्राइवर हेमराज के साथ और उनका रूप इतना बदला हुआ था। कहा मैं कल्पना कर रही थी कि वे साड़ी से सिर ढके उदास सी मिलेंगी, पर यहाँ तो आकर्षक सलवार सूट में थी। बाल करीने से पीछे बंधे हुए थे। माथे पर छोटी सी बिंदी भी थी। उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। दीदी आप क्यों आई? मैं पहुँच जाती, मैं कह ही रही थी कि हेमराज ने टोक दिया। अरे ये तो अकेली आ रही थी, कार चलाना जो सीख लिया है। मैं तो जिद करके साथ आया कि लंबा रास्ता है और रात का टाइम है। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि जैसे मैं दीदी से पिछड़ गई हूँ। इतने साल अमेरिका में रहकर भी मुझे अभी तक गाड़ी चलाने में झिझक होती है, और दीदी हैं, लग भी कितनी स्मार्ट रही हैं। रास्ते भर वे हंसती बोलती रहीं, यहाँ तक कि जीजा जी के बारे में कोई ख़ास बात नहीं की उन्होंने। मैंने ही 2-4 बार जिक्र किया तो टाल गई थी। घर पहुंचकर मैंने देखा कि अब तो पूरा घर दीदी की रुचि के अनुसार ही सजा हुआ है। उनकी पसंद की पुस्तकें सामने शीशे की अलमारी में नज़र आ रही थीं। कई संस्थाओं के फ़ोटो भी लगे हुए थे। पता चला कि अब चूंकि पर्याप्त समय था उनके पास, इसलिए अब वो कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ गई थीं और अपनी पसंद के कार्य कर रही थीं। अब तो खाना बनाने के लिए भी एक अलग नौकर सूरज था उनके पास। सुबह ब्रेकफास्ट में भी पूरी टेबल सजी रहती, फल, जूस और कोई गर्म नाश्ता। लंच में भी पूरी डाइट रहती, भले ही उनका अकेले का खाना बना हो, पर वे पूरी रुचि और सुगढ़ता से ही सब कार्य करवाती थी। ड्राइवर रोज़ शाम को आ जाता। अगर कहीं मिलने नहीं भी जाना हो तो वे खुद ड्राइविंग करती, लेकिन ड्राइवर साथ रहता। तात्पर्य यह कि वे अपने सभी शौक पूरे कर रही थी। फिर भी अकेलापन तो था ही। इसलिए मैंने कह ही दिया, दीदी यहाँ इतने बड़े मकान में इस महानगर में अकेली रह रही हो, बेटे के पास जमशेदपुर नहीं रितु, अब कुछ साल मर्जी से, अपनी खुशी के लिए। अभी तक तो सबके हिसाब से जीती रही, अब कुछ साल अपने लिए जियो।